मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी इन दिनों सियासी सरगर्मियों की गवाह बन रही है। पचमढ़ी सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का भी केंद्र है, जो सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में इतिहास की समृद्ध विरासत अपने भीतर संजोए हुए है। विरासत से विकास और जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए संकल्पित डॉक्टर मोहन सरकार राजधानी से बाहर जबलपुर, दमोह, महेश्वर और इंदौर के बाद पचमढ़ी के राजभवन में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। बैठक सतपुड़ा के शिवाजी, गुरिल्ला युद्ध में माहिर जनजातीय नायक और गोंड शासक राजा भभूत सिंह के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है। कैबिनेट बैठक में राजा भभूत सिंह के उस ऐतिहासिक योगदान को याद किया जाएगा जो उन्होंने इस पहाड़ी भूभाग का उपयोग करके शासन संचालन, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए दिया। पचमढ़ी, जिसे भगवान भोलेनाथ की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ की धूपगढ़ चोटी समुद्र तल से लगभग 4,429 फीट की ऊंचाई पर है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा न सिर्फ पर्यटकों को सम्मोहित करता है बल्कि गोंड साम्राज्य की रणनीतिक और प्राकृतिक दृष्टि को भी दर्शाता है। इस कैबिनेट बैठक का आयोजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये पचमढ़ी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सम्मानित करने का अवसर भी है। डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक जबलपुर, दमोह, महेश्वर और इंदौर के बाद पचमढ़ी के राजभवन में मंत्री परिषद बैठक। जनजातीय नायक राजा भभूत सिंह को समर्पित। जल जंगल जमीन के रक्षक थे राजा भभूत सिंह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक। सभी कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। राजा भभूत सिंह की स्मृति में पार्क का नामकरण। इससे पहले पचमढ़ी में 2018 में हुई कैबिनेट बैठक। मार्च 2022 में चिंतन शिविर का हुआ आयोजन। राजा भभूत सिंह जी, जो कि पूरे नर्मदा रीजन के शिवाजी माने जाते थे, वो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत परेशान किया। उनकी छोटी सी टोली ब्रिटिशों के पे हमला करके और वापस आ जाती थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त ब्रिटिशों को उनके नाक में दम कर दिया था। आदिवासी नायक भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट के आयोजन करने वाले हैं और राजा भभूत सिंह वो शासक रहे जिनने अपने जीते जी 1857 के उस दौर में लगभग 2.5 से 3 साल तक अंग्रेजों को छकाते हुए अपने आदिवासी नेतृत्व के बलबूते पर अद्भुत अपनी लड़ाई लड़ी। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण से हमको अतीत के गौरवशाली पक्ष से समझ करके ये नई पीढ़ी को बताने का मौका मिलता है। बीजेपी डॉक्टर मोहन सरकार की राजधानी भोपाल से बाहर की जा रही कैबिनेट बैठकों को युवा पीढ़ी को प्रदेश की धरती पर जन्मे महापुरुषों और उनकी सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। तो वहीं कांग्रेस इन आयोजनों को सिर्फ इवेंट करार देते हुए प्रदेश पर अतिरिक्त और अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर जन्म लेने वाली महान विभूतियों के जो स्थान है, उन स्थानों पर कैबिनेट की मीटिंग आयोजित करके हम वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन महापुरुष, उन महान विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने का काम करेंगे। ये भोपाल राजधानी है, यहाँ सब सुविधाएं हैं, सब अधिकारी यहाँ रहते हैं, यहाँ ही बैठक करना उचित है। पैसे है नहीं, हर महीने में 5,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। लोन लेके, ऋण लेके सब काम हो रहे हैं। अभी से पूरा जो व्यवस्था वहाँ शिफ्ट होगी तो फिर इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो ये जनता का पैसा है जो इस तरह से बेवजह खर्च हो रहा है। पचमढ़ी की वादी फिजाएं आज सत्ता के मंथन की साक्षी बनने जा रही हैं। डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक स्थान परिवर्तन के साथ साथ विचार परिवर्तन भी है, जो विरासत, राजनीतिक रणनीति और सांस्कृतिक चेतना का संकेत भी है। ये बैठक राजा भभूत सिंह के समृद्ध इतिहास को स्मरण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक पटकथा भी लिखेगी, जो जनजातीय क्षेत्र में बीजेपी के लिए सकारात्मक परिवर्तन की जमीन तैयार कर सकती है। अगर इस बैठक से निकले संकल्पों को जमीन पर लागू किया गया
तो ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक नई और ऐतिहासिक लकीर खींचेगी। वहीं विपक्ष के सवालों से इतर कुछ क्षेत्रीय सामाजिक संगठन अपने नायक राजा भभूत सिंह की याद में संग्रहालय बनाने और उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक में लिए गए फैसलों में जनजातीय इतिहास को याद करने के अलावा वर्तमान और भविष्य संवारने के लिए क्या किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की जो बैठक पहाड़ों की राजधानी पचमढ़ी में होने जा रही है। अब इस बैठक में क्या फैसले होते हैं, क्या वहां के प्रोग्राम हैं, इस बात को लेकर बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि कुछ भूमि पूजन, कुछ शिलान्यास के कार्यक्रम भी हैं जो मुख्यमंत्री जी वहाँ कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो जननायक हैं, मध्य प्रदेश के जो आदिवासी विभूतियाँ हैं और जो यहाँ के राजे रजवाड़े और मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले नायकों के सम्मान में अलग अलग स्थानों पर ये बैठकें हो रही हैं। हमने देखा राजा शंकर शाह के सम्मान में जबलपुर में हुई, फिर अभी हाल ही में अहिल्याबाई लोकमाता देवी अहिल्याबाई के सम्मान में इंदौर में बैठक हुई और अब राजा भभूति सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में बैठक होने जा रही है। अब ये देखना लाजमी होगा कि वास्तव में कितना वह सम्मान हो पाता है। एक बात ये ज़रूर है कि अचानक ये नायकों के सम्मान की बात सरकार के दिमाग में आई और इस तरह के सम्मानों को, इस तरह के विभूतियों को सम्मान देने की एक परंपरा शुरू हुई, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठाता है और कहता है कि ये सब फिजूल खर्ची है। एक बात ये भी है कि ये जननायक कोई आज से नहीं है। 1857 का युद्ध लड़ा था इन्होंने, भभूति सिंह जी ने, और इसके बाद तो यहाँ कई सरकारें आई और चली गई। मध्य प्रदेश की सरकार भी पिछले 15 सालों से यहाँ है, तो शायद उस समय राजा भभूति सिंह याद नहीं आए। बहरहाल जो भी है, यदि जननायकों से युवा पीढ़ियों को परिचित कराया जाता है इस बहाने तो एक अच्छी शुरुआत है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर नजर। पचमढ़ी में बैठक के क्या है मायने, पचमढ़ी से प्रदेश को क्या मिलेगा पैगाम, जनजातीय नायक का सम्मान कितना बढ़ाएगा आदिवासियों का मान, पचमढ़ी बैठक पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल। तो ये थे आज के एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया। डॉक्टर आलूवालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हैं। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ेंगे। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी जी, मेरी आज आवाज़ आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी। आपके स्वागत के साथ मेरा सवाल आपसे ही है, चूंकि बैठक लगातार राज्य सरकार अलग अलग स्थानों पर कर रही है और ये ठीक है, एक अच्छी परंपरा है कि नई पीढ़ी को अपने जो पुराने जननायक हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और जिनकी शासन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी देश और दुनिया में मशहूर रही, ऐसे लोगों को सम्मान में आप लोग कैबिनेट आयोजित कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह स्थान परिवर्तन करने से विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस कैबिनेट के क्या मायने हैं और इस कैबिनेट में कौन से फैसले लिए जा सकते हैं पचमढ़ी के विकास कार्य और तमाम एक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट पर आप अपना पक्ष रखिए। सबसे पहले तो मैं IND 24 के श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। सुरेश जी भाई साहब और अन्य साथीगण जो इस वार्तालाप में है, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये बहुत हर्ष का एक विषय है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये जो सरकार है निरंतर उन जननायकों को भी के ऊपर एक परिचय एक हो गया, एक उनका एक विस्तार से जो उनके कार्यकाल में उपलब्धियां थी उनके प्रति जागरूकता हो गई। पर जो बहुत अहम बात है वो है विकास के पैमाने को विरासत के साथ जोड़ना।
तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जब हम कोई देश अपनी संस्कृति के साथ विकास के मुद्दों को जोड़ता है, वो विकास करता है। वो जो अपनी संस्कृति से अलग या दूर हो जाते हैं, जो उसकी पहचान नहीं रख पाते कायम तरीके से, तो वो उस देश को तरक्की करने में परेशानी होती है। और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन से मुद्दे, तो मध्य प्रदेश की जो जनता है, एक तो जनजातीय क्षेत्र है, महिलाओं का विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो तमाम यहाँ उद्योग की स्थापना होनी है उसके मुद्दे हैं। अब जो भी पॉलिसीज है उनकी रिफाइनमेंट होती है। हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3.0 के जो कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है, उसमें ज्ञान का एक हमें दिया है, गरीब, युवा, जो अन्नदाता है और जो नारी है। तो इन चारों शक्तियों को मेन स्ट्रीम में लाते हुए इन्हें और सशक्त कैसे करना है, इन्हें और सुविधाएं कैसे देनी है, योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाना है और इन्हें मुख्य धारा में नियंत्रण देना, यानी कि इन्हें कमान देनी है। तो ये सब तो एक विचारधारा के अनुकूल काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस इस विचारधारा को नहीं समझ सकती। देखिए, कांग्रेस वो शासन किए हैं लगभग 5 दशकों तक, और वो भी उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के पदचिन्हों पर किया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये जब जो बजट होता था एनुअल, उसको भी ब्रिटिशर्स के टाइम के अनुसार उसकी घोषणा करते थे। तो देश में एक परिवर्तन की आंधी है, और वो ये परिवर्तन की जो आंधी है वो सनातन अनुकूल है, वो हमारी विरासत को संजो के रखने वाली है और देश को विकास के पैमानों में अच्छी पहचान भी मिल रही है। जी वाणी जी, एक ओपनिंग रिमार्क मैं रितेश जी से भी ले लेता हूं। आपने अपनी बात करी और कांग्रेस को लेकर भी बात कही। रितेश जी, ये बात तो सही है कि यदि युवा पीढ़ी को जननायकों से परिचित कराया जाए, या ऐसे लोग जो जिनके कार्य, जिनके आदर्श लोगों के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात ज़रूर हो कि ये फिजूल खर्ची का आप लोग ज़रूर कहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोस्पेक्ट पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। सबसे पहले तो चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, वाणी जी को भी प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि वाणी जी ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के हम पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो सारा देश जानता है कि सावरकर को पूजने वाले कौन लोग और माफ़ी बुर किसे कहा जाता है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा हमारे नायकों के बारे में, तो मैं उस पर कहना चाहता हूं कि चंदन है इस देश की माटी। मैं पूरी बात वाणी जी एक मिनट उनकी बात आ जाए, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा। वाणी जी एक मिनट, आपको काउंटर का मौका दूंगा, उनकी बात आ जाए पहले, फिर आप बोलिए। आते हैं आप। इसके बाद ही कहा जाए तो कहते हैं हमारे नायकों को सम्मान देने की बात है। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ पे कण कण में राम बसते हैं, क्षण क्षण में शिव के दर्शन होते हैं, कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो आप कहाँ कहाँ बैठ के करेंगे? अब जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई, आपका स्टूडियो बनाया गया है प्रोग्राम के लिए, तो आप सड़क पर उतर के प्रोग्राम करने लगो, तो पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है आपको कैरी करके वहाँ ले जाना पड़ेगा। एक मज़ेदार बात ये देखने में आ रही कि 33 करोड़ के कल ये प्रस्ताव लेके आने वाले हैं, और जो पूरा इनको डेकोरम है, जो डेस्टिनेशन बैठक है इनकी, तो उसमें लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा खर्चा जाएगा। सारे प्रशासनिक अधिकारी, ट्रांसपोर्टेशन, सारी सर्विसेज, होटल्स की जो पूरी सुविधाएं वहाँ पे स्थापित की जाएंगी। तो जन नायकों का सम्मान नहीं है। ये कहावत है कि जब तक जियो मज़े से जियो, कर्जे लेकर घी पियो। तो कर्जा लेकर घी पीने वाली सरकार है। जरा कल्पना करें, जिस प्रदेश में 52,000 रुपये कर्जदार पैदा होने वाला बच्चा हो, जब बच्चा पैदा होता है उसके सर पे 52,000 रुपये कर्ज होता है। 76,000 रुपये यहाँ पे हर किसान के ऊपर कर्जा है। प्रतिदिन हर किसान की कमाई यहाँ पर 26 रुपये। और सबसे अंतिम बात, यदि सरकार को परिवर्तन ही लाना है तो क्यों ना खंडवा की उस गांव में की जाए जहां एक गरीब आदिवासी महिला को मार कर उसकी बच्चेदाई निकालते, ताकि वहां भी लोगों को पता चले कि मध्य प्रदेश में जंगल राज नहीं आया है, यहां पर भी सरकार है। वरना लोग तो भूल चुके हैं, इन्हीं की पार्टी के धाकड़ को भूल गया कि वो मध्य प्रदेश में है, क्या करतूत कर रहा है, क्या कर रहा है। इनकी पार्टी के विजय को क्या याद रखा जाना चाहिए? इनकी पार्टी के, अरे सब इन्हीं के तो पुरोधा हैं, इनकी भी तो बात करें। इन्हीं की पार्टी के विजय शाह है, उनको भी भूल गया कि सरकार है, सेना है। इनकी पार्टी के जगदीश देवड़ा है, तो खुद इनकी पार्टी को ही नहीं मालूम है कि हमारे संस्कार
संस्कार क्या है, और जो संस्कार से पतित पार्टी जो संस्कारों में से गैर संस्कारी हो चुकी है वो संस्कारों की बात कर रही है। मोहन यादव जी एक शब्द अपने मंत्रियों को नहीं बोल रहे हैं, जो पूरे लोकतंत्र की गरिमा को, लोकलाज को धरती जमीन में मिला रहे हैं। और मोदी जी देश में आए, खुद उन्होंने एक शब्द नहीं बोला अपने विजय शाह के बारे में जिसने देश की बेटी को अपमानित किया। तो किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? और विवेकानंद जी ने कभी विकास की सब बातें नहीं की। वाणी जी आप जरा बताइए किस पुस्तक से आप कोट कर रहे हैं, तो यूं हवा हवाई की बात ना करिए। तो मैं यही जवाब ले लेते रितेश जी। वाणी जी, आपने रितेश जी की बातें पूरी सुनी, उन्होंने कई सारी बातों को लेकर सवाल पूछे हैं, एक तो जवाब दे दीजिए जरा उनका, फिर मैं सुरेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। बीजेपी की आजकल ये लोग बहुत नकल मारनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं किसी चैनल पे देख रही थी तो इनकी प्रवक्ता गीत भी गा रही थी, और वो हम लोग जो गीत अपने बैठकों अरे मुद्दे पर आइए ना वाणी जी मुद्दे पर आ जाइए। आप नहीं मैं मुद्दे पे ही आ रही हूँ। गीत गाएंगे, डांस करेंगे, देश का हमारे कल्चर हम सब करेंगे। उनका जवाब ले लें फिर आप। ना नीति ना नेता, नेतृत्वहीन, दृष्टिहीन, विचारहीन, और आप लोग जनता के मैंने आपको उदाहरण गिना दिए कौन है नीतिहीन और कौन है दिशाहीन। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और कोई विकल्प नहीं हो सकता। राजनीतिक रोटियां सेकने वाणी के लिए जी आप लोगों को सुर्खियों में रहने के लिए अक्षरशः प्रमाणित किया मैंने आपकी पार्टी के गुण और दोषों को। सुनिए, वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी की, राहुल गांधी उसका कोर्ट केस का परिणाम भोग रहे हैं क्योंकि आप लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और वीर सावरकर का मुद्दा आप लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि असलियत में नेहरू जी के जो कारनामे थे वो आपको छुपाने हैं। आपको पता है ना नेहरू जी किस प्रकार से कारकोटरी में होते थे, बढ़िया यूनिफॉर्म और एकदम 5 स्टार जैसी शान और शौकत के साथ उन्होंने अपनी कारोबार की है, जबकि वीर सावरकर और उनके भाई जो दंड पा रहे थे, जैसे उनको हुकूमत ने वहां तब रखा था, तब आप माफीनामा तो है ना, लेकिन आप लोग उसका सामना नहीं कर। माफीनामा आपने पढ़ा नहीं क्या वाणी जी? पब्लिक डोमेन में माफीनामा है, सैलरी मिलती थी, तनख्वाह है। बयान देने के लिए वाणी जी तनख्वाह एक मिनट जी को मालूम है ना आपको? एक मिनट दोनों प्रवक्ताओं से एक सेकंड पैसे मिलते थे उसके लिए, मालूम है आपको? रितेश जी और वाणी जी एक सेकंड जरा, सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ विद्वान पत्रकार मौजूद है, एक बार उनसे एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। सर, एक तो इस बात पर आप बताइए, ये जो अलग अलग शहरों में कैबिनेट आजकल हो रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? वो वास्तव में क्या जननायकों से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का एक उपक्रम है या एक फिजूल खर्ची है? कैसा देखते हैं आप? देखिए, कैबिनेट के लिए तो मूल रूप से मंत्रालय में एक स्थान बना हुआ है जी। तो कैबिनेट की बैठक का तो अभी तक जो परंपरा रही है मोटे तौर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि कैबिनेट को गोपनीय रखा जाता है, दस्तावेजों को गोपनीय रखा जाता है और उनकी बातें लीक नहीं होती। तो आमतौर पर कैबिनेट जैसा जो महत्वपूर्ण तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये आपके पास बहुत विकल्प है, तो उसके विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात, आजकल सरकारें जो है वो लचर व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रही हैं और उसकी आड़ में जो है हम व्यवस्थाओं का परिवर्तन करते हैं। आपको याद होगा योगेश जी की हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि पहले मंत्रालय से फाइल बाहर निकल जाती थी तो हम सब लोग खबरें छापते थे कि मंत्रालय से फाइल मंत्री के घर क्यों चली गई जी, क्योंकि मंत्री के घर जाने का मतलब ये हो गया कि फाइल के साथ डीलिंग हो रही है, क्योंकि मंत्रालय में यदि कोई भी व्यक्ति मिलने आएगा तो उसका एंट्री होगा, लेकिन मंत्री के घर पर एंट्री नहीं होगी। और आज जब हम देख रहे हैं इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन कि मंत्रियों के घर पे ही कार्यालय बन गए और फाइलें मंत्रालय में कम घरों में ज्यादा जो है निपटाई जा रही हैं, तो ये एक नया वर्किंग सिस्टम डेवलप हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि उचित है नहीं है, लेकिन जो अभी तक मैंने अपनी पत्रकारिता की है उसमें इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं थी कि फाइलें मंत्रियों के घरों पे जाएं। फाइलें तो छोड़िए सर, मंत्री बाहर जा रहे हैं। नहीं, मंत्री कैबिनेट करने जा रहे हैं, ये तो मैं बोल ही चुका हूं पहले ही, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जहां तक महापुरुषों का प्रश्न है, अभी हमारे आदरणीय साथी ने बोला
तो ये उनका अपना तरीका है, वो कुछ भी बोले, हमें उनको रोकने का अधिकार नहीं है, और उनका अपना जो है पार्टी का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप काम करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि महापुरुष जो हैं वो किसी भी विचारधारा के हों, वो महापुरुष हैं, और हम सब लोगों ने उनके मृत्यु के बाद जन्म लिया है। मैं कल ही देख रहा था कि राहुल गांधी जी का जन्म वीर सावरकर जी के निधन के बाद हुआ है, और हम सब लोग उन बातों पर विश्वास करके चलते हैं जो बातें पॉलिटिकली कही गई हैं। जी जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी हैसियत नहीं है, आज मैं यदि नेहरू जी गांधी जी के बारे में टिप्पणियां करूं तो वो नहीं, हम उनकी पॉलिटिकल डिसीजन पर तो चर्चा कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन उनके जीवन और उनके स्वातंत्र्य आंदोलन के अंदर जो उन्होंने भूमिकाएं अदा की है, उनके बारे में हम टुच्चाई वाली बातें नहीं करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। कल कोई ये कहने लग जाएगा कि भाई इतने बड़े नायक थे, महानायक थे आजादी के, नेहरू जी, गांधी जी, और उन्होंने फिर कांग्रेस अपनी क्यों नहीं बनाई, अंग्रेज सरकारी अधिकारी की वाली में ही क्यों शामिल हुए, क्या ऐसा था, क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी उनको हिंसा क्यों कहा उन्होंने, ठीक कह रहे हैं, ठीक बात शर्मा जी। तो ये सारी चीजें उघड़ के सामने आती है। तो मुझे लगता है कि चार महानायकों को, जो वास्तव में महानायक हम मानते हैं नेहरू जी, गांधी जी और सब महानायक थे, ये हम लोग तो उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनको बचाने के लिए या उनको महिमा मंडित करने के लिए हम दूसरे महानायकों के बारे में टिप्पणियां करें तो मुझे लगता है ये ओछेपन के अलावा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ जल्दी से वाणी मैम का। मैम थोड़ा सा है कि ये बताइए, ये बात तो सही है कि ये बड़ी गोपनीय बातें होती है कैबिनेट की, और हम भी जब खबर लिखते थे तो यदि कैबिनेट की खबर एक दिन पहले छप जाती थी तो हंगामा मच जाता था, क्योंकि कैबिनेट के डिसीजन जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन डिसीजन से कई बार आर्थिक उथल पुथल भी मचने की संभावना रहती है। तो एक तो ये हम जानना चाहेंगे कि इतनी जो गोपनीय चीज़ें हैं वो एकदम से बाहर जाएं, और दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जाता है, गाड़ियाँ जाती हैं, अफसर जाते हैं, तो नेचुरल कहीं ना कहीं एक फिजूल खर्ची का सवाल तो बनता है। तो आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो है जहां पर ये कैबिनेट की बैठक होती है वहां गोपनीयता मेंटेन रहे, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाती है, और ये बहुत एक व्यवस्थित तरीके से पूरी कार्यप्रणाली होती है। दूसरी चीज, जब ये अलग अलग स्थानों पर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो जनता को भी उस क्षेत्र में एक सेंसिटाइज कर दिया जाता है, तो इसलिए जागरूकता और होती है। इन स्थानों को पर्यटन के रूप में भी और अनेक व्यवसाय के रूप में भी कुछ कुछ कार्य में वृद्धि होती है। तीसरी बात कि आप अगर ये कहें कि पहले कभी भी बैठक ऐसे नहीं हुई है तो वो गलत होगा। हम जानते हैं कमलनाथ जी ने भी की है, परंतु अब इसमें सांस्कृतिक एक एक्सपोजर देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने ये पहल की है कि उन्होंने कहीं संग्रामपुर में की, उन्होंने इंदौर में की, तो अलग अलग ऐतिहासिक स्थानों को उन्होंने जोड़ा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के नेतृत्व की सरकार का जो ध्येय है कि विरासत भी और विकास भी, और इसी में जो हमारा 2047 का संकल्प है विकसित भारत। विकसित हम तब हो सकते हैं जब हम औद्योगिक क्षेत्र में, जब हम हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में, जब हम ज्ञान को की परिभाषा जो दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इन सब को मुख्य धारा में जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। यही विकसित भारत का एक प्रारूप। बिल्कुल। एक रितेश जी आपके पास एक तो ये बात सही है कि देखिए कई बार ये होता है कि जब हम, मतलब एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम बहुत लंबे समय से एक जगह काम करते हैं तो थोड़ा सा फेड अप टाइप हो जाते हैं, तो शायद ऐसे स्थान जो है आपको एक मूड स्विंग का भी एक कारण बन जाते हैं। हो सकता है कोई अच्छे डिसीजन है, लेकिन और ये सब करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस पूरे उसमें ओवरऑल यदि बात करें तो ये बात तो सही है कि चूंकि पूरा प्रशासन लगता है इसमें, लेकिन वाणी जी की एक बात ये भी सही है कि जब वहाँ जाते हैं तो एक माहौल बनता है, लोगों में एक क्यूरियोसिटी बनती है, एक इस बहाने साफ सफाई हो जाती है। ये बात बिल्कुल आपके मान्य है कि इस प्रदेश में जब कहीं भी मंत्री या मुख्यमंत्री जाते हैं तो उस रोड, वहाँ पे रातों रात रोड बनती हैं और साफ सफाई हो जाती है। तो ऐसी साफ सफाई का क्या मतलब कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता तिल तिल कर मरने को मजबूर है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध, दिन दहाड़े हत्या
और मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा वाणी जी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो आपकी सरकार जारी करती है उसके आंकड़े कह रहे हैं, और मध्य प्रदेश का कोई भी अखबार का मुखपत्र आप उठाकर देख लीजिए और किसी भी जिले को उठा लीजिए, ये आंकड़े चीख चीख कर आपकी सरकार पर तमाचा मार रहे हैं। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू कब तक बनती रहेगी सरकार? और अगर नायकों के बारे में इतनी जानकारी, वाणी जी अगर अपने नायकों के बारे में इतनी जानकारी, हाँ संक्षिप्त कर देता हूं, अगर नायकों के बारे में इतनी ही जानकारी देना है तो इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इसके बारे में शिविर लगाया जाए, युवाओं को इनवाइट किया जाए, खर्चा वहां किया जाए। एक महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, इस पर एक सुरेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। सर बहुत संक्षिप्त में समय हो रहा है, इसलिए एक जरूर आपकी टिप्पणी है। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ 30 सेकंड में मैम, बहुत चूंकि समय पूरा हो रहा है जी, जल्दी से। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, परंतु इन्होंने जो पैमाने गिनवाए अभी, मैं इतना आपको आश्वस्त करती हूँ, आंकड़े इसलिए बढ़े हुए दिखते हैं क्योंकि लोग, जनता अपनी पीड़ा को जाकर एफआईआर के रूप में रजिस्टर करने के लिए बिना भय जा रही है। कांग्रेस का अंधेर काल नहीं है। जी मैम, ठीक है, आपकी बात आ गई। एक कमेंट में शर्मा जी से ले लेता हूँ। सर एक लाइन में आप भी एक कमेंट कीजिए सर। में तो कमेंट यही है कि राजनीति से परे हटकर के देश के प्रदेश के बारे में सोचिए। बिल्कुल, बहुत बेहतर बात आपने शर्मा जी की है कि कई चीजें राजनीति से ऊपर उठकर भी करना चाहिए। चूंकि समय इतनी ही इजाजत देता है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।